गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपकी हिंदी की बुक भारत की खोज से चैप्टर नंबर 6 अंतिम दौर 1 रीड कर रहे थे, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे सुधारवादी आंदोलन। इसमें हम आगे पढ़ लेते हैं। गदर के बाद भारत के मुसलमान इस असमंजस में थे कि वे किस ओर मुड़े, यानी जो ये ब्रिटिश नीति का अत्याचार चल रहा था, तो इसके बाद जो भारत के मुस्लिम थे वो इस दुविधा में थे कि वे किस ओर मुड़े, यानी किस ओर अपना पक्ष रखें। ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं की तुलना में उनका दमन कहीं अधिक किया था, उन पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए थे और इस दमन का प्रभाव उनको काफ़ी ज़्यादा दबाया था। और इस दमन का प्रभाव विशेष रूप से उन मुसलमानों पर पड़ा जिनमें नया मध्य वर्ग या बुर्जुआ वर्ग पैदा होता है। तो नए मध्य वर्ग जो मीडियम वर्ग होता था उनको ज़्यादा प्रताड़ित कर गया था। सन 1870 के बाद उनके प्रति ब्रिटिश नीति में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और वह उनके अनुकूल हो गई, यानी 1857 के बाद जो ब्रिटिश नीति पहले उन पर अत्याचार किया करती थी, अब वह चेंजेस आ गया उनमें और वो उनके अनुकूल हो गई, यानी पहले प्रतिकूल यानी कि अपोजिट थी, अब उनके अनुसार होगी, उनके पक्ष में हो गई। इस परिवर्तन का विशेष कारण ब्रिटिश सरकार की संतुलन की नीति थी, यानी वो उनका जो बैलेंस बनाने की वो नीति बना रही थी। फिर भी इस प्रक्रिया में सर सैयद अहमद खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी कि जो सरकार की मैंने तो मुख्यतः यह नीति थी कि बैलेंस करना चाहती थी, वो संतुलन करना चाहती थी, लेकिन जो ये नीति अनुकूल हुई थी इसमें सर सैयद अहमद खान की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। उन्हें इस बात का भरोसा था कि वे ब्रिटिश सत्ता से सहयोग करके ही मुसलमानों को ऊपर उठा सकते हैं। वे इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे, जानते थे, जिज्ञासु थे कि ये लोग अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर ले। उन्होंने यूरोपीय सभ्यता को जिस रूप में देखा था उसका उन पर गहरा प्रभाव था। वास्तव में यूरोप से लिखे उनके कुछ पत्रों से जाहिर होता है कि वे इतने चकाचौंध थे कि उनका संतुलन डगमगा सा गया था। यानी जो सर सैयद अहमद खान थे वो ब्रिटिश नीति से प्रभावित थे, उनकी अंग्रेजी शिक्षा चाहते थे कि जनता स्वीकार कर ले और इसके कारण ही जो ब्रिटिश सत्ता थी उनके पक्ष में, उनके अनुकूल, मुस्लिम जाति के अनुकूल हो गई थी। यह उनके पत्रों में देखने से जाहिर होता है कि यूरोपीय सभ्यता का उन पर कितना गहरा प्रभाव था। सर सैयद उत्साही सुधारक थे, यानी उसमें उत्साह था सुधार करने का और वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल बैठाना चाहते थे, यानी जो इनका धर्म था इस्लामी धर्म, उसके साथ उसका आधुनिक वैज्ञानिक विचारों का मेल बिठाना चाहते थे, आधुनिकता लाने चाहते थे वे अपने धर्म में। वे नए ढंग की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से वे भयभीत हुए क्योंकि उनका विचार था कि ब्रिटिश अधिकारियों का किसी भी तरह का विरोध करने के कारण उन्हें अपने शैक्षिक कार्य में उनकी सहायता नहीं मिलेगी। ये अगर ब्रिटिश अधिकारी इसका विरोध करेंगे तो जो उनके शैक्षिक कार्यक्रम में उनको सहायता नहीं मिलेगी। उन्हें यह सहायता जरूरी मालूम होती थी क्योंकि वे शिक्षार्थ करना चाहते थे। ब्रिटिश सत्ता की जो शिक्षा थी, अंग्रेजी सभ्यता की शिक्षा थी, उसको वो अपनी जनता में करना चाहते थे, लेकिन अगर आंदोलन होते थे, कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन, तो यह उनके लिए बाधा थी। इसलिए उन्होंने मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को कम करने की कोशिश की, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि मुस्लिम जो है वो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जाए। और उन्होंने नेशनल कांग्रेस से जो उस समय आकार ले रही थी हटाने की कोशिश की। उन्होंने जिस अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की उसका एक घोषित उद्देश्य था भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज की योग्य और उपयोगी प्रजा बनाना, यानी वो भारत के जो मुसलमान थे उसको ब्रिटिश ताज की योग्य और प्रजा बनाना चाहते थे। एक तरह से वे नेशनल कांग्रेस का विरोध इसलिए नहीं करते थे कि वे उस विशेष रूप से हिंदू संगठन समझते थे। उन्होंने उसका विरोध इसलिए किया क्योंकि वे अंग्रेजों की सहायता और सहयोग करना चाहते थे, यानी वो उसके सहयोग पक्ष में थे। उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि कुल मिलाकर मुसलमानों ने गदर में हिस्सा नहीं लिया, यानी जो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जो आंदोलन होते हैं उनमें हिस्सा नहीं लिया, उनके खिलाफ नहीं किया और ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहे। वे किसी रूप में हिंदू विरोधी या सांप्रदायिक दृष्टि से अलगाववादी नहीं थे। उन्होंने कहा, याद रखो, हिंदू और मुसलमान ये शब्द सिर्फ धार्मिक अंतर बताने के लिए है, वरना सब लोग चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, यहाँ तक कि ईसाई भी जो इस देश में रहते हैं, इस दृष्टि से सब एक ही राष्ट्र के लोग हैं, यानी सांप्रदायिक एकता को वो काफ़ी ज़्यादा मानते थे। सर सैयद अहमद खान का प्रभाव मुसलमानों में उच्च वर्ग के कुछ लोगों तक ही सीमित था। उन्होंने शहरी या देहाती आम जनता से संपर्क नहीं किया था, यानी सब लोग उनके संपर्क में नहीं थे, सब लोग उनसे प्रभावित बिल्कुल भी
नहीं थे। सर सैयद के कई योग्य और उल्लेखनीय सहयोगी थे। सर सैयद अहमद अपने प्रयत्न में इतनी दूर तक सफल हुए कि मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हो गई और उनका दिमाग राजनीतिक आंदोलन से हट गया। एक मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू की गई और उसमें नौकरियों और दूसरे पेशों में उभरते मध्य वर्ग के मुसलमानों को आकर्षित किया। यानी उन्होंने कुछ मुस्लिमों को अंग्रेजों की जो जॉब होती थी उसकी ओर आकर्षित कर लिया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि गदर के बाद के समय में भारतीय मुसलमानों में जितने विशिष्ट यानी स्पेशल लोग थे, खास लोग थे, जिनमें सर सैयद भी शामिल है, सभी ने पुरानी परंपरागत शिक्षा पाई थी। हाँ, उनमें से कुछ लोगों ने बाद में अंग्रेजी का ज्ञान हासिल कर लिया था। नई पश्चिमी शिक्षा ने तब भी उनके बीच कोई उल्लेखनीय व्यक्तित्व पैदा नहीं किया। वर्ष 1912 में भारत में मुस्लिम दिमाग के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। उस दो साल दो नए साप्ताहिक निकलने शुरू हो गए। यानी साप्ताहिक में जो पत्र निकाले जाते हैं, उर्दू में अल हिलाल और अंग्रेजी में द कॉमरेड। अल हिलाल का आरंभ अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के जो वर्तमान सभापति ने किया था। ये 24 वर्ष के प्रतिभाशाली नवयुवक थे जो 15 से 20 वर्ष की आयु में ही अपने अरबी और फारसी के ज्ञान और गहन अध्ययन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। इसके साथ उन्होंने बाहर की इस्लामी मुस्लिम दुनिया के बारे में भी जानकारी हासिल की और उन सुधारवादी आंदोलन के बारे में भी जो चल रहे थे। उन्होंने धर्म ग्रंथों को की व्याख्या बुद्धिवादी दृष्टिकोण से की। वे इस्लामी देशों में किसी भी अन्य भारतीय मुसलमान की अपेक्षा ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। उनका दृष्टिकोण अधिक उदार और तर्कसंगत था। इस कारण वे पुराने नेताओं के सामंती, संकीर्ण धार्मिकता और अलगाववादी दृष्टिकोण से दूर थे। अपने इस दृष्टिकोण वे अनिवार्य रूप से भारतीय राष्ट्रवादी थे। तो आज के चैप्टर में हमने सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ा कि उन्होंने किस तरह काफ़ी मुसलमानों को जो कि उनके लिए विशिष्ट थे उनको अंग्रेजी शिक्षा के लिए मोड़ा, उनके पक्ष में किया और ब्रिटिश लोगों को यह दिखाया, ब्रिटिश सत्ता को अंग्रेजों को यह दिखाया कि मुस्लिम लोग हमेशा उनके पक्ष में हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा संतुलन पैदा हुआ और जो ब्रिटिश सत्ता थी वो उनके अनुकूल हो गई। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में।